साल तक विदेश से एक एक पाई भेजता रहा। जब घर लौटा तो मेरे ही बनाए मकान के गेट पर भाई का नाम लिखा था। उस दिन मैंने जाना अंधा विश्वास इंसान को बेघर कर देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं? वो घर जिसकी एक एक ईंट के लिए आपने अपनी जवानी के सुनहरे साल किसी अनजान देश की गर्मी में गला दिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में हाँ लिखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। मैं रवि हूँ, उम्र 24 साल, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे 19 साल की उम्र में ही बड़ा बना दिया था। हमारे घर की हालत बहुत खस्ता थी। पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था। मेरे छोटे भाई सुमित को पढ़ने का शौक था और माँ चाहती थी कि हमारा भी शहर में एक पक्का मकान हो। पिताजी अक्सर कहते थे, रवि बेटा, तू ही इस घर का श्रवण कुमार है, तू चाहे तो हमारी किस्मत बदल सकता है। उनका यह वाक्य मेरे लिए पत्थर की लकीर बन गया। मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, एक एजेंट के जरिए दुबई का वीजा लगवाया और लेबर का काम करने चला गया। वहां 50 डिग्री की धूप में जब मैं भारी सामान उठाता था तो मेरी हथेलियों की चमड़ी छिल जाती थी। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को जब मैं सैलरी घर भेजता तो माँ का फोन आता, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे पैसे आ गए, आज घर में खीर बनेगी। बस वो एक लाइन मेरी सारी थकान मिटा देती थी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं? कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात कितनी दूर तक जा रही है। 5 साल, पूरे 5 साल में घर नहीं आया। त्योहारों पर जब दोस्त घर आते मैं ओवर टाइम करता ताकि घर पर ज्यादा पैसा भेज सकूं। हमारा सपना था शहर वाली जमीन पर 2 मंजिला मकान, नीचे दुकानें होंगी, ऊपर घर होगा। हर महीने मैं पिताजी के खाते में मोटी रकम भेजता। वो मुझे वीडियो कॉल पर दिखाते, देख बेटा नींव खुद गई, देख रवि आज लेंटर डल गया, देख तेरी कमाई से घर खड़ा हो रहा है। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर अपना सपना पूरा होते देखता और खुश होता। मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी रसीद नहीं मांगी। बाप से कैसा हिसाब, भाई से कैसी रसीद। पिछले महीने मैंने उन्हें बिना बताए सरप्राइज देने का सोचा। घर पूरा बन चुका था। मैंने सोचा जब मैं अचानक अपने बनाए महल के सामने खड़ा होऊंगा तो माँ दौड़कर गले लगा लेंगी, पिताजी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। टैक्सी जब हमारी गली में मुड़ी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने वो पीला 2 मंजिला मकान खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने सपने में सोचा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर गेट पर लगी संगमरमर की नेम प्लेट पर पड़ी, मेरे कदम वहीं जम गए। वहां रवि विला या शर्मा सदा नहीं लिखा था, वहां बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था सुमित एंटरप्राइजेस और नीचे स्वामित्व सुमित शर्मा। सुमित, मेरा छोटा भाई जो अभी कॉलेज खत्म करके नौकरी ढूंढ रहा था, उसका नाम और मेरा नाम कहीं नहीं। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा शायद कोई गलती होगी या शायद पिताजी ने दुकान सुमित के नाम कर दी होगी। मैं अंदर गया। घर के अंदर हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। ड्राइंग रूम में एक नए सोफे थे, बड़ी टीवी थी, सब कुछ मेरी भेजी कमाई से आया था। जैसे ही मैं अंदर घुसा सन्नाटा छा गया। माँ के हाथ से थाली छूटते छूटते बची, अरे रवि तू बिना बताए। सुमित सोफे पर बैठा था, उसने हड़बड़ाकर मोबाइल छिपाया। पिताजी जो अभी अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। खुशी नहीं, घबराहट। मैंने माँ के पैर छुए, पिताजी के पैर छुए, सबने गले तो लगाया, लेकिन उस गले मिलने में वो गर्माहट नहीं थी जो मैं 5 साल से महसूस करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनचाहे मेहमान के आ जाने से उनकी कोई गुप्त मीटिंग खराब हो गई हो। पानी पीने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीधे पूछा, पिताजी बाहर गेट पर सुमित का नाम क्यों लिखा है और ये सुमित एंटरप्राइज जैस क्या है? कमरे में चुप्पी छा गई। पिताजी ने गला साफ किया और नजर चुराते हुए बोले, अरे वो बेटा, तुझे तो पता है तू विदेश में रहता है, यहाँ के कागजी काम, लोन और बिजली कनेक्शन में अपना नहीं होने से बहुत दिक्कत आती है, इसलिए सुविधा के लिए सुमित के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। घर तो तेरा ही है, नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? यह लाइन फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नाम में ही सब कुछ रखा होता है। मैंने सुमित की तरफ देखा, वह नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने पूछा, सुमित तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, हम रोज वीडियो कॉल पर बात करते थे। सुमित ने चिढ़कर कहा, भैया आप आते ही शुरू हो गए। पापा ने जो किया सही ही किया होगा ना, आखिर मैं भी तो इसी घर का बेटा हूँ। आप बाहर पैसे कमा ही रहे हो, यहाँ मुझे भी तो सेटल होना है। उसकी टोन में एक अधिकार था जो मुझे खटका। आप तो कमा ही रहे हो, इसका मतलब क्या था कि मैं कमाता रहूं और तुम मालिक बन जाओ? रात को जब मैं अपने कमरे में सोने गया तो देखा वहां मेरा सामान नहीं बल्कि सुमित का जिम का सामान भरा पड़ा था। माँ ने कहा, बेटा आज रात हॉल में सो जा, कल तेरा कमरा सेट करवा देंगे। अपने ही बनाए घर में मुझे हॉल में सोने को कहा गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं छत पर टहलने गया, वहां मैंने पिताजी और सुमित को धीमी आवाज में बात करते सुना। सुमित कह रहा था, पापा भैया आ गए हैं तो रजिस्ट्री की बात मत खोलना। और वो वकील कह रहा था कि अगर भैया ने हक मांगा तो हम कह देंगे कि यह पैसा गिफ्ट था। पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, रवि भावुक है, मैं उसे संभाल लूंगा, उसे कह देंगे कि तेरी शादी
शादी के बाद नाम चढ़वा देंगे। अभी तो यह घर तेरे ससुराल वालों को दिखाने के लिए तेरे नाम रखना जरूरी है, वरना दहेज मतलब सगुन अच्छा नहीं मिलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह खेल था। मेरी मेहनत की कमाई से बना घर सुमित के नाम इसलिए किया गया था कि उसे अमीर दिखाकर अच्छी शादी और दहेज मिल सके, और मुझे मुझे सिर्फ भावुक कहकर चुप करा दिया जाएगा। मेरा मन किया कि अभी नीचे जाकर चिल्लाऊं, सबको जगा दूं, लेकिन परदेश ने मुझे एक चीज सिखाई थी, सब्र। गुस्से में उठाया गया कदम आपको गलत साबित कर सकता है, लेकिन शांत दिमाग से चली गई चाल आपको जीत दिलाती है। मैंने तय किया कि मैं हंगामा नहीं करूंगा, मैं सबूत इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो मोड़ आया उसने मुझे सिखाया कि कलयुग में श्रवण कुमार बनना बेवकूफ़ी है, चाणक्य बनना जरूरी है। अगले दिन सुबह मैं बिल्कुल सामान्य बना रहा। मैंने नाश्ते की मेज पर कहा, पिताजी आप सही कह रहे थे, घर तो घर ही है, किसका नाम है क्या फर्क पड़ता है। सबके चेहरे पर राहत आ गई। माँ ने खुश होकर मेरे लिए पराठे पर एक्स्ट्रा मक्खन रख दिया। उन्हें लगा काम का जी घोड़ा मान गया। मैंने बातों बातों में कहा, अच्छा पिताजी, मुझे बैंक जाना है, मेरा जो NRI खाता है उसे अपडेट कराना है, और पिछले 5 सालों में जो पैसे भेजे उसका स्टेटमेंट भी चाहिए टैक्स के लिए। पिताजी के हाथ से चाय का कप हिल गया। स्टेटमेंट? उसकी क्या जरूरत है, टैक्स तो हम यहाँ भरते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, दुबई में कुछ नियम बदले हैं, मुझे दिखाना होगा कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुआ, वरना मेरा वीजा रिन्यू नहीं होगा। वीजा का नाम सुनते ही वो डर गए, क्योंकि अगर मेरा वीजा गया तो उनकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मैं बंद हो जाएगी। सुमित बोला, हाँ हाँ ले लो स्टेटमेंट, इसमें क्या है। मैं बैंक गया, वहां मैंने पिछले 5 साल का पूरा स्टेटमेंट निकलवाया, एक एक ट्रांजैक्शन जो मैंने पिताजी के खाते में भेजा था। मजे की बात यह थी कि मैंने हर ट्रांसफर के रिमार्क में लिखा था होम कंस्ट्रक्शन, घर का निर्माण या लैंड परचेज, जमीन खरीद। बैंक मैनेजर मेरा स्कूल का दोस्त था। मैंने उससे पूछा, यार पिताजी के खाते में से यह पैसा कहाँ गया, क्या पता चल सकता है। चूंकि मैं नॉमिनी था और पिताजी बुजुर्ग कोटे में आते थे, उसने अनौपचारिक रूप से मदद की। पता चला कि मेरे भेजे पैसे से जमीन खरीदी गई, लेकिन रजिस्ट्री सीधे सुमित के नाम हुई। और सबसे बड़ी बात, पिताजी ने उस जमीन पर एक लोन भी ले रखा था सुमित के बिजनेस के लिए, जिसके लिए इस घर को गिरवी रखा गया था। यानी मेरा घर, मेरा पैसा और अब उस पर कर्जा भी, जिसे चुकाऊंगा मैं घर लौटा तो मेरे हाथ में फाइलों का पुलिंदा था। शाम को चाय पर मैंने सबको हॉल में बुलाया। मैंने टेबल पर बैंक के स्टेटमेंट रखा। पिताजी ने पूछा, ये क्या है। मैंने शांत आवाज में कहा, पिताजी ये पिछले 5 साल का हिसाब है, कुछ 45 लाख रुपए मैंने भेजे हैं, और यह रजिस्ट्री की कॉपी है जो सुमित के नाम पर है, और यह उस लोन के कागज है जो आपने इस घर पर लिया है। अब मेरे में सन्नाटा छा गया। माँ बोली, बेटा तू हम पर शक कर रहा है। मैंने कहा, माँ शक नहीं, सवाल कर रहा हूँ। मेरा पैसा मेरे घर के लिए था, सुमित के बिजनेस के लिए नहीं, और अगर यह घर सुमित का है तो इसका लोन सुमित भरेगा, मैं नहीं। सुमित भड़क गया, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, हम परिवार है, मेरा बिजनेस चलेगा तो घर ही आगे बढ़ेगा ना। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुमित अगर हम परिवार है तो रजिस्ट्री में मेरा नाम क्यों नहीं है। अगर हम एक है तो लोन लेते वक्त मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। तुम मालिक बनोगे और मैं सिर्फ किस्त भरने वाला। पिताजी गुस्से में बोले, तू अपनी औकात भूल रहा है रवि, मैंने तुझे पैदा किया है, यह घर मेरा है, मैं जिसे चाहूं दूं। तूने पैसे भेजे तो क्या हुआ, बेटे का फर्ज था। बेटे का फर्ज, ये तो ब्रह्मास्त्र है जो हर भारतीय माँ बाप तब चलाते हैं जब उनके पास कोई तर्क नहीं बचता। मैंने गहरी सांस ली, मुझे पता था यह पल आएगा। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, बेटे का फर्ज मैंने 5 साल निभाया, अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कल सुबह इस घर का 50% हिस्सा मेरे नाम कीजिए और लोन की जिम्मेदारी सुमित की होगी, या फिर मैंने अपनी जेब से एक और कागज निकाला, यह मेरे वकील का नोटिस है, मैं बेनामी प्रॉपर्टी का केस फाइल करूंगा। मेरे पास सबूत है कि पैसा मेरा था और आपने धोखे से दूसरे के नाम संपत्ति खरीदी। कानूनन यह अपराध है, जेल भी हो सकती है। जेल शब्द सुनते ही मां रोने लगी। तू अपने बाप भाई को जेल भेजेगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने माँ के पास जाकर घुटनों पर बैठकर कहा, माँ लोग तब भी हंसेंगे जब 10 साल बाद मेरा भाई मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा और मेरे हाथ खाली होंगे। मैं आपको जेल नहीं भेजना चाहता, मैं बस यह चाहता हूं कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। मैं श्रवण कुमार बन सकता हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं बन सकता। पिताजी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सीधा साधा रवि अब बदल चुका है। सुमित जो अब तक शेर बन रहा था, उन कानूनी कागज देखते ही भींगी बिल्ली बन गया। उसे पता था कि उसने 1 रुपया नहीं लगाया है और कोर्ट में वो टिक नहीं पाएगा। उस रात घर में खाना नहीं बना, बहुत रोना धोना हुआ, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। तू बदल गया है, तुझे परदेश की हवा लग गई है। मैंने हर ताना सुना, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज मैं पिघल गया तो मेरी आने वाली जिंदगी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। 2 दिन बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस में पिताजी, सुमित और मैं बैठे थे। घर की आधी रजिस्ट्री मेरे नाम हो रही थी और एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि लोन की किस्तें सुमित अपने बिजनेस से भरेगा। कागज पर साइन करते वक्त पिताजी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तूने घर तो बांट दिया बेटा। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, नहीं पिताजी, मैंने घर नहीं बांटा, मैंने बंटवारा रोका है। अगर आज मैं यह नहीं करता तो कल हमारे बीच महाभारत होती। अब सब साफ है तो प्यार ही रहेगा। आज उस बात को 1 साल हो गया है। घर पर अब 2 नेम प्लेट है, एक मेरी और एक सुमित की। हम साथ रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। मैं
नीचे सुमित, रिश्ते थोड़े औपचारिक हो गए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। अब जब मैं कमाता हूं तो मुझे पता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। पिताजी अब भी थोड़े नाराज रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी पता है कि मैंने जो किया उसने सुमित को भी जिम्मेदार बना दिया। अब वो अपने लोन के लिए खुद मेहनत करता है, मेरे पैसों का इंतजार नहीं करता। इस कहानी से मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। विश्वास कांच की तरह होता है और दस्तावेज उस कांच का फ्रेम। अगर फ्रेम मजबूत नहीं होगा तो कांच टूट ही जाएगा। अपने ही परिवार में पैसों को लेकर स्पष्ट बात करना बेशर्मी नहीं, समझदारी है। याद रखिएगा, जो आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपसे कागज मांगने पर डरेंगे नहीं, और जो डरते हैं उनका प्यार सच्चा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो रहा हुआ है तो कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी और की आंखें खोल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छूती हैं और दिमाग भी खोलती हैं। धन्यवाद।